नमस्कार। तो आज के सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग बातचीत करेंगे आज प्राइम पेरेंटिंग के बारे में। सो सम ऑफ आवर फ्रेंड्स दे आर अबाउट टू जॉइन अस। नमस्कार सुरेश जी। जन साहब नमस्कार। आज प्राइम पेरेंटिंग जो हम कह रहे हैं, इट वाज पार्ट ऑफ अ कल्चर। संस्कार में हवा में ही था। कैसे बच्चे बड़े होंगे, कैसे क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर जब से हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ गए हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर फॉरगेटिंग थिंग्स। तो टाइम और प्रेशर भी इतना ज्यादा है। सो समटाइम्स वी फोकस ऑन ये करना है, वो करना है। तो मोस्ट ऑफ द लाइफ इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द काइंड ऑफ वर्क वी डू। वी आर लूजिंग द ट्रैक। फैमिली धीरे धीरे जो है वो बैकफुट पे जा रहा है। दिस कोरोना थिंग हैज गिवन अस अगेन टाइम, स्पेस और सोचने का एक मौका कि कहाँ और किस दिशा में हमें ज्यादा काम करना चाहिए। तो आज के इस पूरे सत्र में जिन खास चीजों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, जैसा पहले भी मैंने आपसे साथ शेयर किया था, हम बात करेंगे कि पेरेंट्स को कौन सी चीजें हैं जिन पर अगर वो ध्यान दें तो बच्चे के लालन पोषण में या बच्चे के जो स्पेशली उसके जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में एक पेरेंट जो है वो एक एक बहुत सकारात्मक और ताकतवर भूमिका जो है कैसे निभा सकते हैं। तो कई चीजें हैं, पर जो सबसे खास चीज मैं देखता हूँ, क्या क्या हमें करना चाहिए पेरेंट होने के नाते। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि पेरेंट जो है वो पहली पाठशाला है बच्चे के लिए। तो वहाँ कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान दिया जाना चाहिए। तो एक तो इंटरेस्टिंग बात अगर हम थोड़ा सा देखें, और तब तक कुछ और हमारे अभिभावक और पेरेंट्स दे आर जॉइन अस, बट बाय दैट टाइम यू नो बच्चा के घर में आने से पहले ही पेरेंट्स के बहुत सारे सपने और बहुत सारे फीलिंग्स जो है वो जुड़े रहते हैं। बच्चा होगा और वो कैसे होगा, क्या करेगा, क्या करना है, कैसे करना है। समटाइम्स सम ऑफ द पेरेंट्स दे टेक अ स्टेप फर्दर एंड दे स्टार्ट बिल्डिंग कि क्या करना है, कैसे करना है। बट यस, द गुड थिंग इज कि हम पेरेंटिंग को भी एक सब्जेक्ट के तौर पे ले रहे हैं, एंड वी आर ओपनिंग अप एंड वी आर टेकिंग डिस्कशंस एंड वेबिनार्स एंड trainings and how this thing should go in a perfect way. And many times parents ask me to what to go about it. To be very honest with you, there is nothing called perfect parenting. कई बार है ना, कुछ पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल मतलब समझते नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करते हैं। समटाइम्स पेरेंट्स आर वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बट स्टिल बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाते। बट सो इट इज अ वेरी वाइड थिंग। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे मेजर हमें फोकस रहना चाहिए। तो जो भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग दिस इज इट। नो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। मेरा भी एक 7 साल का बेटा है, संवित। और उसके साथ मेरी जो 7 साल की ये जर्नी है, और ब्रेन पे और माइंड पे और लर्निंग पे जो मैं पिछले 20-25 सालों से काम कर रहा हूँ, इन इन सब का एक छोटा सा जो निचोड़ है, वो मैं आपके साथ थोड़ा आज के सत्र में साझा करूंगा। और पेरेंटिंग इज अ वेरी वाइड स्कोप, यू नो। जब बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा विषय है। तो मैंने इसका एक छोटा सा जो अंश है, अगर उधर देखें तो उस पे मैं ज्यादा बात करूंगा, और वो है कि हम बच्चे की जो पढ़ाई है, उसका जो एकेडमिक जो उसका करियर है, उसकी तरफ हम कैसे जाएं, उसको तरफ हम कैसे ले जा सकते हैं। तो उस एकेडमिक्स में बच्चा अच्छा करे, लर्निंग उसकी अच्छी हो, सीखने समझने में, हाँ, और अपने ब्रेन जो पावर है उसको वो ठीक से इस्तेमाल करे। इन सब चीजों में जो है हम कैसे एक पेरेंट के तौर पर कैसे हेल्प कर सकते हैं,
उस पर हम ज़्यादा अपने चर्चा को फ़ोकस करेंगे। बातचीत के दरमियान आप अपने सवाल यहाँ पोस्ट कर सकते हैं और सम ऑफ द क्वेश्चंस आई कैन टेक एंड वी कैन डिस्कस इन बिटवीन द सेशन। और ये ऐसा सोच रहे हैं कि करीब हम लोग 30-35 मिनट बातचीत के बाद क्वेश्चन आंसर में जाएंगे एंड देन आई टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस जिनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से बात कर लेंगे। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं थोड़ा सा जो सेशन की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बच्चों में किस तरह की क्षमताएं हैं, किस तरह की संभावनाएं, किस तरह की ताकत लेके बच्चे आते हैं दुनिया में। और उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे कि उस शक्ति का कैसे उपयोग होना चाहिए, हम क्या करें, वो कौन कौन से चीजें हैं जिनकी हेल्प से, जिनको अगर ध्यान दिया जाए तो हम लोग जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, एक एक बच्चा सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह से अपने जीवन को जीता है, वही जीवन जीने का ढंग जो है वो उस बच्चे के जीवन को आगे लेके जाता है। वो बच्चा कितनी तरक्की करेगा, लाइफ में क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, वो सब डिपेंड करता है कि वो अपने आज को कैसे जी रहा है। हम सब पे भी ये नियम लागू होता है। हम कैसे अपना आज जीते हैं, कैसे हम अपना पूरा दिन जीते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम आगे कैसे पूरा मतलब कल क्या होगा, या फिर हम हमारा हर आज जो है एक तरह से हमारे भविष्य की नींव रखता है। तो बच्चों के मामले में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम कैसे उनको जीवन के प्रति तैयार कर रहे हैं, हम कैसे उनको जीवन जीना सिखा रहे हैं। क्योंकि भले ही वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल उन्हें सिखाता है साइंस, स्कूल उन्हें सिखाता है मैथमेटिक्स, स्कूल उन्हें सिखाता है सोशल स्टडीज, लॉट मोर पर जो सबसे खास बात जो पेरेंट बच्चों को सिखाते हैं वो ये है कि जीवन को कैसे जीना है। और जैसे मैंने कहा कि इस सत्र में मैं आपसे बात करूंगा कि किस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई में हम हेल्प करें ताकि वो अ, पढ़ाई के हर क्षेत्र में जो है वो अच्छा कर सके। तो उनकी जो सीखना है और सीखने की जो उनकी स्पेशली जो कैपेसिटी है, सीखने की जो उनकी दक्षता है ना, एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं, लर्निंग एफिशिएंसी, एवरी चाइल्ड हैज गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ एफिशिएंसी। और कैसे हम टीचर्स देखते हैं एक ही क्लास में, आपका बच्चा भी स्कूल जाता है, आपको भी एक्सपीरियंस होगा, एक ही क्लास में 20 बच्चे 30 बच्चे बैठे हैं, एक सेम टीचर सब बच्चों को पढ़ा रहा है, पर आप सब जानते हैं कि हर बच्चा एक सा नहीं सीख रहा है। तो क्या वजह हो सकती है उसकी? बच्चे घर पे होते हैं 1 to 1, आप देखते हैं इवन आपके घर में 2 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा है एक छोटा बच्चा है। कई बार क्या होता है इन दोनों के सीखने में, वही माता पिता वही माहौल हर चीज सेम है, लेकिन दोनों बच्चों के सीखने में एक बड़ा फर्क होता है। और ऐसा क्यों होता है? तो इन इन बातों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चे की जो सीखने की उसकी जो एफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं, कैसे हम बच्चों को ज्यादा एफिशिएंट बनाएं, ज्यादा हम उसमें लाएं। तो लर्निंग एफिशिएंसी कैसे एनहांस की जा सकती है? लर्निंग एफिशिएंसी मतलब उनकी जो सीखने की जो एक्सपर्टीज है, जो दक्षता है उनकी, उसको हम कैसे एनहांस करें। तो I thought because we're gonna talk about around 30-35 minutes, so I thought let's have a small equation sort of a thing. तो इस तरीके से वो मैं शुरू करता हूँ। और इस पूरे प्रोसेस में जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि एक तरफ पूरा समाज में कोरोना की वजह से जो एक माहौल बना हुआ है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं ना कि जब तकलीफ होती है तो तकलीफ के साथ ही बहुत सी अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज ऐसा नहीं कि इट इज अवेलेबल टू ऑल, बट नॉट एवरीबॉडी इज अवेलिंग, राइट? तो इस तकलीफ में भी जब कुछ विजनरीज, कुछ खास लोग देखते हैं कि तकलीफ में नए अवसर कैसे पैदा हो सकते हैं और नए नए चीजें कैसे गढ़ी जा सकती हैं, तो बात है जैसे मुकेश जी से बात हुई। और मॉडर्न स्कूल बाड़मेर के बारे में जब मैंने जाना, द कैन ऑफ यू नो इनोवेशन दे आर पुटिंग इनटू एक्शन इज रियली अप्रिशिएबल थिंग। और मैंने कहा ना कि एक 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 मुसीबत के समय में, एक तकलीफ के समय में, जहां आदमी
एक एक माइंडसेट में है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। ऐसे माइंडसेट में एक अवसर पैदा कर देना कि चलो आओ बैठो और बात करते हैं और बच्चों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं पेरेंट्स और टीचर्स और सब सब मिल करके। तो मैं इसके लिए मॉडर्न की टीम को जो है बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर दिस वंडरफुल एफर्ट। सो लेट्स बिगिन आवर टॉक विद सम बेसिक थिंग्स। जैसा हम बात कर रहे थे कि विल टॉक अबाउट लर्निंग एफिशिएंसी और लर्निंग एफिशिएंसी को कैसे बिल्ड करें। तो इसका एक छोटा सा एक इक्वेशन है। अगर हम किसी भी बच्चे की दक्षता को बढ़ाना चाहते हैं तो इट इट डिपेंड्स ऑन 5 थिंग्स। 5 आधारभूत चीजें हैं जिस पर बच्चे की सीखने की उसकी जो योग्यता है, सीखने की जो उसकी एक्सपर्टीज है, दक्षता है, वो डिपेंड करती है। और ये 5 चीज कौन सी हैं? तो सबसे पहले होता है कि हर बच्चा उसकी जन्म से अपने सीखने की एक उसमें कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है। और ये क्षमता विज्ञान कहता है कि हर बच्चे की अलग है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि हर बच्चे की क्षमता अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बच्चों में बहुत ज्यादा क्षमता है और कुछ बच्चों में बिल्कुल क्षमता नहीं। नहीं, एवरी चाइल्ड इज एबल इन अ डिफरेंट वे। हर बच्चा अलग तरीके से कुछ कमाल कर सकता है। सो एवरी चाइल्ड हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैपेसिटी। तो वो सबसे पहले हमें ध्यान में रख लेना चाहिए कि जो आपका बच्चा है उसकी जो ये इनबॉर्न जो टैलेंट है, उसकी जो ये जन्मजात जो कैपेसिटीज हैं, वो उसकी पावर क्या है, कैसी है, वो हमें पता होना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि हमको ये नहीं पता होता। हर बच्चा जो है जन्म से ही कुछ खास बातें लेके आता है। जैसे मैं आप बताऊं, क्योंकि हम लोग यहाँ बीकानेर में एक छोटा सा तपोवन चलाते हैं, तो देश भर से बच्चे आके वहां रुकते हैं। एक छोटा बच्चा आसाम से आके हमारे यहाँ रहता है, 6 साल का बच्चा है। तो मैं जब देखता हूँ सुबह 5 बजे उसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बच्चा टाइम से हर चीज करता है। हर चीज उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा कब क्या करना है। मुग्धा उसका नाम है, मुग्धा शर्मा। सो स्कूल छूटेगा, वो आएगा, कपड़े चेंज करेगा, इमीडिएटली जो है वो अपना होमवर्क खत्म करेगा, और जब तक होमवर्क खत्म नहीं करेगा वो खेलने नहीं जाएगा। और उसके बाद में वो मस्त रहता है, खेलता है। एंड ही व्हेनेवर यू टॉक्स अबाउट समथिंग कि कुछ सीखना है, हाँ, ही इज ऑलवेज रेडी। सीखने की बात पे 24/7 ही इज रेडी। तो अभी वो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ता है, लेकिन उसने थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड का मैथमेटिक्स जो है वो कर रहा है। तो देर आर डिफरेंसेस, और वो जन्म से होते हैं। और हर बच्चे में अलग अलग होते हैं। जैसे मुग्धा के बारे में मैंने कहा कि वो मैथ्स में दूसरों से डिफरेंट है। तो एवरी चाइल्ड, आपका बच्चा भी किसी एक खास चीज में डिफरेंट होगा, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करे, तो नंबर एक, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज में उसमें एक इनबोर्न कैपेसिटी है। और सेकंड, आपने अपने बच्चे को उसकी कैपेसिटीज के बारे में कितना बताया है, कितना समझाया है। दैट मैटर्स अ लॉट। यस। हाँ, देखिए, बहुत बार पेरेंट्स जो है जाने अनजाने में दे टेक इट इन अ रिवर्स वे। और वो कैसे जाते हैं? तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ऐसे नहीं करते, तुम देखो उसको देखो, तुम ये नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम अनजाने में ही सही, बच्चा जो अच्छा करता है पेरेंट्स को लगता है सो व्हाट, मेरा बच्चा है अच्छा तो करेगा ही करेगा। तो बच्चे की जो अच्छी चीजें हैं दे दे टेक इट ग्रांटेड, कोई बात नहीं, क्या हो गया, करना ही चाहिए, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो बात करेंगे, जिन चीजों पे वो ध्यान देंगे, क्या बोलेंगे? तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, लगातार बच्चे के ध्यान को हम ले जाते हैं उसके उस तरफ, उसके नकारात्मक पक्ष की तरफ। बार बार हम उसे रियलाइज करते हैं, तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम बेकार कर रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ कि बच्चा अपनी शक्तियों का एहसास कर पाए, हम बार बार उसे उसकी कमजोरियों का एहसास कराते हैं। क्या ये मैटर करता है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। एक एक छोटी सी कहानी है, कई बार मैं ये शेयर करता हूँ पेरेंट्स के साथ। तो एक बार एक व्यक्ति जो बहुत हेल्दी और बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीने वाले, ठीक है, तो बहुत अनुशासन है उनके जीवन में, और हेल्थ के मसले में सुबह जल्दी उठते हैं 4 बजे, और 4:30 5 बजे से उनका योगासन, मेडिटेशन, प्राणायाम, और फिर वॉक पे भी निकलते हैं 6 बजे। तो आसपास के कॉलोनी के सब लोग, ओ माय गॉड, अपनी उम्र से ये 20 साल छोटे दिखते हैं, इतने एक्टिव, इतना ये। तो एक बार ऐसे ही सब लोगों ने उनके साथ एक मजाक करने की सोची। एक दिन वो सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे जब वॉक के लिए निकले, तो पहले एक व्यक्ति मिले। और क्योंकि कॉलोनी वाले सब, जो पब्लिक पार्क था उसमें कॉलोनी वाले लोग आते थे, तो उन्होंने सबने पहले तय कर लिया था कि इनके साथ आज अपने को ये करना है। तो व्हाट हैपेंड, वो जैसे पार्क में पहुंचे, एक सज्जन मिले। उन्होंने कहा, सर क्या बात है, आज 10 साल से आपको देख रहा हूँ,
कभी ऐसा लगा नहीं कि आपकी तबीयत थोड़ी सी भी नासाज हो? आज थोड़े थोड़े ढीले आप नजर आ रहे हैं, क्या तबीयत वबीयत सब ठीक? देखिए, पहली बार जब उन्होंने जवाब दिया तो बड़ा उन्होंने ऐसा बोला, अरे नहीं मुझे क्या हुआ, आई एम फिट, आई एम फाइन, आई एम परफेक्ट। दूसरा व्यक्ति मिला, मैंने कहा क्या बात है साहब, आज थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग दिख रही, क्या बात है, सब ठीक? मैंने कहा नहीं नहीं सब ठीक है। एक के बाद एक, दो तीन चार पांच, 15 20 25, इतने सारे लोगों ने एक के बाद एक जब उनसे सवाल पूछा, और 1 घंटे बाद 30 40 लोगों का फीडबैक लेके जब वो घर लौटे, और वाइफ ने कहा तो आज, जैसे उन्होंने वाइफ ने कहा तो आज, तो उन्होंने कहा हाँ आज तबीयत थोड़ी खराब है। तो ये 2 घंटे में एक आदमी जो स्वस्थ फील कर रहा है, अगर उसे लगातार नकारात्मक फीडबैक मिले हर किसी से चारों तरफ से, क्या होगा? दिक्कत होगी। और वो जो दिक्कत है, उस दिक्कत में आदमी क्या होगा कि उसको लगेगा यार ये क्या हुआ, मैं तो ठीक था, मतलब लेकिन साइकोलॉजिकल कि सब कह रहे हैं तो उसका मतलब कुछ गड़बड़ होगा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी। ठीक इसी तरह से जब हम लगातार अपने बच्चे को नेगेटिव फीडबैक देते हैं, हम चाहते हैं कि वो उसको एज ए चुनौती ले और वो उसको ठीक करे, लेकिन ऐसा होता नहीं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि बच्चे को अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है उसको हम नकारात्मक फीडबैक देते जाएं और धीरे धीरे वो अपने बारे में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करता जाए। हर बच्चा जब पढ़ाई करता है तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशन से कम कर रहा हूँ। हर बच्चा अच्छा करना चाहता है, कहीं ना कहीं डीप डाउन, आई एम टेलिंग यू, अपनी अपनी फील्ड में। कुछ स्पोर्ट्स में करना चाहते हैं, तो कुछ एकेडमिक्स में, तो कुछ ड्रामेटिक्स, कुछ भी अलग अलग फील्ड में कुछ सब अच्छा करना चाहते हैं। अच्छा करने की एक जन्मजात एक चाह जो है वो हर बच्चे में होती है। लेकिन फिर क्या है, वो जो हम फीडबैक दे रहे हैं उस फीडबैक से वो देख रहा है कि हाँ क्या हो रहा है। वो अपने अपना एक सेल्फ इमेज बिल्ड करता है। बच्चा जब दुनिया में आता है तो कहते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपने बारे में, अच्छा मैं कौन हूँ, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली अच्छा मैं कैसा हूँ, मेरी क्या क्वालिटीज हैं, मेरे क्या गुण हैं, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, ये तमाम तरह की चीजें जो है वो बच्चा जो है वो सुन रहा है, समझ रहा है, और अपने बारे में एक कॉन्सेप्ट वो जो है बिल्ड कर रहा है। तो मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ कि बच्चे का ये जो पहला जो स्टेप है, जब उसे अपनी कैपेसिटीज के बारे में समझने का मौका हम देते हैं परिवार में, तो वो बहुत ही ध्यान देना चाहिए उस चीज के ऊपर। चिल्ड्रन शुड हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज माई क्वालिटी, दिस इज व्हाट आई कैन डू। हाँ, देर आर फ्यू थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां मैं थोड़ा कम परफॉर्म करता हूँ, बट दिस इज माई फोर्टे, दिस इज वेयर आई एम गुड। तो उसकी अपनी क्षमताओं के बारे में उसको अलग अलग उदाहरण से हमें उसे एहसास कराना चाहिए। तो ये बात हुई थोड़ी सी लर्निंग कैपेसिटीज के बारे में। और अगर अपन एक और थोड़ा सा इसका दूसरा पक्ष भी देखें लर्निंग कैपेसिटी का, तो बच्चे के दिमाग के बारे में देखिए। अभी हम इतने दूर दूर बैठे हैं, इस सेशन में ही आप देखिए, अब बाड़मेर के कितने लोग हम कनेक्टेड हैं। मैं बीकानेर में बैठा हूँ, कुछ एक मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बाहर से इंडिया के कई जो है राज्यों से, हम सब एक 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 लाइव उसके सेशन में हैं। और ये हमने कैसे क्रिएट किया है? ये इंसानी दिमाग का एक कमाल है। और ये इंसानी दिमाग भी अपने आप में एक नेचर का कमाल है। कहते हैं देर आर 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन अ माइंड, ब्रेन। और ये जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, हर न्यूरॉन जो है अपने आप में बहुत सारे साइकोफिजियोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो हर घड़ी हर सेकंड करता है। एक मोटा अनुमान है कि करीब 1 सेकंड में एक न्यूरॉन जो इंसान के दिमाग का है, करीब 10,000 मैसेजेस को रिसीव करता है और ब्रॉडकास्ट करता है। तो ब्रेन जो है वो लगातार आपके बॉडी को करीब 37 ट्रिलियन सेल्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है, कमांड कर रहा है, क्या करना है कैसे करना है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैपेसिटीज हमारे ब्रेन के पास है। ये इतना ताकतवर ब्रेन, जिसको मतलब अभी तक तो दुनिया में कोई ऐसा सुपर कंप्यूटर भी नहीं है जो इसकी क्षमता को हर तरीके से मैच कर सके। सो द पॉइंट इज, हर बच्चे के पास इस तरह का वो ताकतवर ब्रेन है। तो अगर क्षमता की बात करें, तो कोई भी किसी भी तरह की क्षमता जो है वो बच्चे में कम नहीं है ना? एक एक अलग तरह की ताकत बच्चे के पास होती है। और इन न्यूरॉन्स की बात करूं, बच्चे अगर इनकी क्षमताओं को, ब्रेन की ताकत को कहते हैं ना कि हम अ, एक एक मतलब मोटा अगर साइंस की तरफ से नजर डाल के देखें, तो पिछले 50 सालों में विज्ञान ने जो ब्रेन पे, लर्निंग पे जो काम किया है कि कौन कितना सीख सकता है या क्या इंसान के दिमाग की क्षमता है, तो कहते हैं कि हम हार्डली इसका थोड़ा सा हिस्सा काम में लेते हैं, बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा हम ब्रेन के सामर्थ्य का, ताकत का काम में लेते हैं।
तो हम क्या करें और क्यों इस ताकत को यूज नहीं कर पाते? तो पहला रीजन जो मैंने आपसे बड़ा बताया वो क्या था, कि हम बच्चे को उसकी क्षमता का एहसास कराएं, वो क्या कर सकता है। तो ये बात हुई लर्निंग कैपेसिटी के बारे में। लगातार हम उसे, तुम्हारी क्या ताकत है वो उसे याद दिलाएं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज कॉल्ड लर्निंग एलिजिबिलिटी। लर्निंग की क्षमता जन्म से प्राप्त होती है, लेकिन जो लर्निंग एलिजिबिलिटी है, जिसे हम कहते हैं सीखने की पात्रता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सीखने की पात्रता से क्या तात्पर्य है? सीखने की पात्रता का मतलब है कि क्या ऐसा क्या, मतलब जैसे किसी चीज को सीखना है, ग्रहण करना है, तो ग्राह्यता जो है किस बच्चे में कितनी होगी, कौन बच्चा कितना रिसेप्टिव होगा, कौन बच्चा किसको कितना ले पाएगा। तो आप देखते हैं कि पुराने समय में जो गुरुकुल का समय था, और उस गुरुकुल के समय में ये भी होता था कि हर बच्चे की एक पात्रता को देखा जाता था। हर बच्चे का देखा जाता था कि कौन क्या सीखना है या सिखाया जाना चाहिए किस बच्चे को, या कौन क्या सीख सकता है। तो किसी भी बच्चे की ये जो पात्रता है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है। अभी मैंने क्लास का भी एग्जांपल दिया, सब बच्चे क्लास में बैठते हैं, एक ही टीचर पढ़ाता है, लेकिन बराबर नहीं सीखते। तो पहला जो फर्क है वो उनकी सीखने की क्षमता का है, जन्म से, जो कि अलग अलग होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है पात्रता। और ये पात्रता जो है कुछ करीब अलग अलग चीजों पर निर्भर करती है। और वो चीजें क्या है, जरा इनको अपन कंसिडरेशन, थोड़ा सा डिस्कशन में लेते हैं। सबसे पहली बात कि एक बार बच्चे की तरफ देखें कि जो सीखने वाला बच्चा है, जो लर्नर है, वो क्या कर रहा है और वो कौन है। तो सीखने वाला जो बच्चा है वो क्या सीखने के लिए तैयार है, इसे हम कहते हैं दी रेडिलीनेस फॉर लर्निंग। तो सीखने के लिए जो तैयारी है, जो जितना सीखने के लिए तैयार होगा वो उतना उसके लिए पात्रता उसके पास होगी, राइट। तो जब हम सीखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो क्या क्या तैयारी हमारी सीखने के पार्ट में होनी चाहिए। तो जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको, कि क्या हमारे में सीखने के प्रति एक्साइटमेंट है, एक एनर्जी है। तो एनर्जी इज द फर्स्ट थिंग। डू वी हैव दैट एनर्जी? तो हर बच्चे में ये ऊर्जा कम या ज्यादा होती है सीखने के लिए। कितनी, किसी में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, वो सीखना चाहता है, किसी में ये ऊर्जा कम होती है। फिर सीखने के प्रति जो हमारा फोकस है, सीखने के प्रति जो हमारी क्लैरिटी है, सीखने के प्रति जो हमारा जिसको कहना चाहिए कि एक एक एकाग्रता या फोकस या टारगेट, मैं क्या सीखना चाहता हूँ, कितना सीखना चाहता हूँ, कब सीखना चाहता हूँ। देन माइंड कम्स इनटू इट। माइंड के बाद में ब्रेन। ब्रेन जो है वो कितना, मतलब फिट है, फाइन है। ब्रेन के बाद में हमारे बॉडी। बॉडी के बाद में हमारे सेंसेस। सेंसेस के बारे में जो हमारा बाद में जो हमारा जीवन जीने का ढंग है, हमारा जो मेटाबॉलिक साइकिल्स हैं, हमारी जो स्लीप साइकिल है, हमारी जो फूड साइकिल है, और खास तौर से हम कहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे पढ़ाई करने का टाइम क्या है, हम कब जो है पढ़ाई करने बैठ रहे हैं। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो तय करती हैं हमारी पात्रता। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश करता हूँ। जैसे सबसे पहली चीज मैंने कहा कि बच्चे को अपने आप को सेट करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। ये जो सेट करने की प्रोसेस है, तो क्या क्या चीजें बच्चे को सेट करने की, कि एनर्जी को सेट करें। हमारा लेवल ऑफ एनर्जी क्या है, उसे सेट करने की जरूरत है। ये लेवल ऑफ एनर्जी कैसे घटता बढ़ता है? तो मैं अक्सर पेरेंट्स को बोलता हूँ कि वो बच्चे जिनमें एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड का क्या मतलब है, कि उन बच्चों में जिनमें भाव की प्रधानता होती है। जैसे जीवन के प्रति जिनमें एक कृतज्ञता होती है, एक ग्रेटिट्यूड होता है। और ये ग्रेटिट्यूड पेरेंट्स को बिल्ड करना पड़ता है। आज की जो जनरेशन के बच्चे हैं, उनको हम वो बोलते हैं उससे पहले तो हम चीजें दे देते हैं। तो उनको एक भाव होना चाहिए कि जो मुझे मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। दे शुड बी ग्रेटफुल टू इट। और जैसे ही जो भी उनको मिल रहा है, वॉट एवर दे आर गेटिंग, तो उनके भाव एक मन में क्या होना चाहिए, कि ये मेरे माता पिता मेरे लिए कर रहे हैं, ये मेरे गुरुजन मेरे लिए कर रहे हैं, ये मेरे देश में मैं रहता हूं तो ये मेरे देश के लोग मेरे लिए कर रहे हैं, ये समाज से मुझे ये मिल रहा है, पर्यावरण से मुझे ये मिल रहा है। तमाम तरह की चीजें, मैं कहाँ कहाँ से क्या क्या ले रहा हूँ। तो बच्चे को दिख रहा है कि ये सांस चल रही है तो पेड़ों से मैं ले रहा हूँ, ये हवा, ये प्रकाश, ये बादल, ये आकाश। तो पर्यावरण का मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा, मतलब आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस एनवायरमेंट, सो वंस आई एम गेटिंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल। एक कर्जा है पर्यावरण का मेरे ऊपर, उसका उसको एक गहरा एहसास होना चाहिए। फिर मेरे माता पिता हैं, तो वो मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो उसे उसे पता होना चाहिए कि माता पिता मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो मुझे भी
मुझे कुछ करना है मेरे माता-पिता के लिए, पर्यावरण के लिए मुझे कुछ करना है। मैं जिस देश में रहता हूँ, चैन से सो पाता हूँ, तो मेरा देश मेरे को एक सुरक्षा प्रदान करता है, एक अच्छा माहौल पैदा करता है मेरे लिए। तो वो तमाम तरह की चीज़ें, बच्चे को ये बोध होना कि आई एम ग्रेटफुल फॉर सो मेनी थिंग्स। There are million things going right. Because of that, I'm sitting comfortably in my home and I'm doing what I'm supposed to do. तो इस पूरी प्रक्रिया में ये जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है ईश्वर के प्रति, अपने दादा दादी माता पिता के प्रति, हर चीज के प्रति उसमें एक भाव की प्रधानता जो है उसको विकसित करने में हमें मदद करनी चाहिए। उसे बार बार इस बात को हर अलग अलग एंगल से समझाना चाहिए कि आपके छोटे भाई, बड़े भाई, परिवार के सब लोग, दादा दादी, ये सब लोग, जब वो देखेगा कि मैं ग्रहण कर रहा हूँ सब लोगों से, तो एक धीरे धीरे उसके मन में एक ऋण का बोध पैदा होता है कि आई एम गेटिंग इट फ्रॉम एवरीबॉडी, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल। मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना है, अपने भाई के लिए कुछ करना है, माता पिता के लिए करना है, समाज के लिए मुझे कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, मुझे पर्यावरण के लिए कुछ करना है। तो वो एक भाव उसके भीतर पैदा होता है, दैट थिंग, व्हाई आई शुड लर्न सो दैट आई कैन बिकम more powerful, or so that I can again contribute back. आपको ध्यान होगा कि प्राचीन गुरुकुल में जो है एक प्रोसेस होता था जहां बच्चे को ऋण बोध सिखाया जाता था। तो कहते थे कि आपके ऊपर देव ऋण है। देव ऋण कैसे है कि देखो, सूरज देवता आपको प्रकाश देते हैं, वायु देवता आपको सांस लेने के लिए हवा देते हैं। मे बी इट लुक्स लिटिल रिलीजियस एंड ऑर्थोडॉक्स, बट आई एम टेलिंग यू देयर वर कॉन्सेप्ट्स। तो कहते थे कि आप पर्यावरण से लेते हैं तो ये एक तरह का देव ऋण है, आप माता पिता से लेते हैं तो पितृ ऋण है, आप गुरुजनों से लेते हैं तो ये ऋषि ऋण है, आप आपने जो कपड़े पहने हैं किसी व्यक्ति ने आपके लिए बनाए हैं, किसी ने आपके लिए इसको दिया है, लाया है, करा है, तो हर दूसरे मनुष्य के प्रति आपके ऊपर एक ऋण है, तो जिसे कहते हैं मनुष्य ऋण। और इसी प्रकार के अलग अलग तरह के कहते हैं भूत ऋण है आपके ऊपर। भूत ऋण मतलब कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो ये तमाम तरह की जो ऋण बोध से संबंधित बातें थी, वो क्यों करते थे कि एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आना चाहिए। वो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है वो आदमी को आता है कि यार मैं सबसे ले ही ले रहा हूँ, मुझे वापस देना है, और वापस देना है तो मैं वापस कैसे दे सकता हूँ, मैं कुछ सीखूं, समझूं, अपने आप को बनाऊं इतना सक्षम, ताकतवर कि मैं वापस लौटा सकूं। तो वो ऊर्जा मिलती है वहां से, उस भाव से। और दूसरी बात की, सेट योर एनर्जी के बाद कि सेट योर माइंड। सेट योर माइंड मीन्स कि बच्चे का जो मन का जो अनुशासन है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मानसिक अनुशासन जिसे हम कहते हैं, मेंटल डिसिप्लिन हम जिसे कहते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बच्चे बहुत छोटे समय से ही हम उनको सेल फोन दे रहे हैं, हम उनको टीवी का एक्सेस दे रहे हैं, हम उनको इंटरनेट का एक्सेस दे रहे हैं। तो बच्चे जो है लगातार विजुअल्स देख रहे हैं, वो गाने सुन रहे हैं और बहुत हाई बीट्स देख रहे हैं म्यूजिक में भी। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में क्या हो जाता है कि सारी चीजों के बीच में जो एक चीज होती है कि बच्चे जो है उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सूचनाओं को ग्रहण करता है। जब बहुत तेज़ी से दिमाग में सूचनाएँ जाती हैं और दिमाग में जाती हैं, तो क्या होता है, दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, और वो चीज़ आपको दिखाई देती है। तो आजकल बच्चे जब बैठे होंगे तो कभी भी शांति से नहीं बैठते, बार-बार बेचैन होने लगते हैं, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, मैं वो हो रहा हूँ। और पेरेंट्स को लगता है कि जैसे बोरियत पता नहीं क्या है, वो इमीडिएटली अपना सेल फ़ोन देंगे, लैपटॉप देंगे, कुछ ना कुछ, ओहो हो तुम करो ये। तो ये आपका मैं ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि हमें बच्चे को इस चीज से बचाना है। वी कैन नॉट प्रमोट दिस थिंग। बच्चे में अगर ये चीज आ रही है, उसका माइंड बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रहा है, तो हमें धीरे 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 उसको समझाना पड़ेगा कि बेटा, एक एक जीवन में अनुशासन को कैसे लाना है। मानसिक अनुशासन का मतलब क्या है मेरा, कि बच्चे को ये पता हो, और इसको अलग अलग तरीके से हम समझा सकते हैं कि जीवन कैसे बन रहा है। दिस इज योर लाइफ, दिस लाइफ इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट फॉर यू। और ये गिफ्ट क्या है, जैसे अक्सर मैं बच्चों के साथ जब बात करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि बेटा, तुम्हारी जीवन एक संभावना है, और तुम्हारे मन में जो विचार चल रहे हैं, वो विचार उस संभावना को एक रास्ता रास्ता एक एक वे देते हैं, एक रास्ता देते हैं, एक दिशा देते हैं। तो तुम जिस तरह से सोचते हो बार बार अपने दिमाग में, या जिस तरह की चीजें तुम अपने दिमाग में डालते हो, ये तुम्हारा दिमाग जो है वो एक जिसको कह सकते हैं अपन, ये एक मिस्त्री है, और ये तुम्हारे जीवन की रचना कर रहा है, ये तुम्हारे जीवन को बना रहा है, पूरे जीवन को बना रहा है, तुम्हारा माइंड बना रहा है, कंटिन्यूअसली बना रहा है। तो अब तुम्हारे माइंड के पास किस तरह का मसाला जा रहा है, तुम्हारे माइंड के पास नेगेटिव मसाला जा रहा है, किस तरह का इनपुट जा रहा है, तो उसी तरह से तुम्हारा जीवन कंस्ट्रक्ट होता जाएगा। हाउ यू आर थिंकिंग, हाउ यू आर फीलिंग,
है ना? जैसा तुम अपने बारे में सोच रहे हो, जैसा तुम दूसरों के बारे में सोच रहे हो, जैसा तुम अपने बारे में फील कर रहे हो, जैसा तुम दूसरों के बारे में फील कर रहे हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली योर लाइफ विल बिकम लाइक दैट। तो कैसे सोचना चाहिए, ये सीखने की चीज है। हाउ टू थिंक, ये हमें बच्चे को सिखाना चाहिए। हाउ टू डिसाइड, कैसे निर्णय कैसे लेने चाहिए, ये हमें बच्चे को सिखाना चाहिए। हाउ टू हाउ टू सी थिंग्स, हाउ टू लिसन। यस, ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। चीजों को देखें क्या, कैसे देखा जाता है, देखने का नजरिया क्या होना चाहिए। हाउ डू वी परसीव थिंग्स, और हाउ वी कैन मेक आवर परसेप्शन मोर क्लियर। तो देखना कैसे, सुनना कैसे, बोलना कैसे। सो ये जो मेंटल डिसिप्लिन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हमारे यहाँ लाइव सेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं, पर एक एप्लीकेशन हमने बनाया है, और ये प्ले स्टोर पर है, SHANA शाना के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। एंड देर आर अराउंड 30-40 टॉक्स, जो जिसमें मैं लगातार इसके बारे में बात करता हूँ कि कैसे ये हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो माइंड जो है, उस माइंड को हमें टेम करना है। हमें उसे अपने बच्चे को सिखाना है कि कैसे वो अपने माइंड की जो क्षमताएं हैं, अपने माइंड को फोकस करे, अपने माइंड को वो एकाग्र करना सीखे। और ये कब पॉसिबल होगा? जब स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको ये पता चलेगा कि कैसे सोचना चाहिए, कैसे महसूस करना चाहिए, कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हम उसके डिसीजंस के बारे में उसको समझाते हैं, तो धीरे 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 बच्चे के दिमाग में वो चीजें बिल्ड ऑन करने लगती हैं। तो ये एक सेकंड पार्ट है माइंड में। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप क्या करना चाहते हो, कौन से लक्ष्य आपके जीवन के हैं, आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, वो जो आप बनना चाहते हो उसके लिए अब कब काम करोगे, आपको आज काम करना है। अगर आप बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हो, किस तरह के डॉक्टर बनना चाहते हो, तो वो उसके लिए हमें आज से काम करना है। और अगर आज से काम करना है तो आज क्या करना है, तो हमको आज को डिजाइन करना है। और जब आप अपने, क्या कहते हैं ना, कि द बिगेस्ट थिंग विच यू कैन लर्न इन लाइफ इज हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, हाउ टू डिसिप्लिन योर सेल्फ। तो ये एक जो बेसिक एलिमेंट है, इसके बारे में हमको उनके साथ डिस्कशंस करने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो बातचीत पेरेंट्स की होती है बच्चों के साथ, इट इज ऑलवेज वन वे। जैसे अभी फेसबुक पे चल रहा है, बस मैं आपसे बोले जा रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं। इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। है, आपके अगर कोई कमेंट सेक्शन में आप कुछ डालना चाहें क्वेश्चंस, तो देन इट विल बिकम अ टू वे कम्युनिकेशन, इजंट इट? तो वन वे कम्युनिकेशन अगर होता है, तो पेरेंट का बच्चे के साथ भी क्या होता है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, इट इज वन वे। सो व्हाट आई वांट, जब भी आप बच्चे के साथ इंटरेक्शन करें, उसका माइंड कैसे ग्रो कर रहा है, किस दिशा में ग्रो कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा? अगर आप ही लगातार उसे बोलते जाएंगे तो उसके लिए दिक्कत होगी, यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो आपको बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। अगर आप बच्चे के साथ लेट्स से 1 घंटा बैठे हैं, या जो भी टाइम आप उसे देते हैं, 80% टाइम आप कोशिश करें कि आपका बच्चा बोलना चाहिए, 20% समय आपको बोलना है। लेकिन गड़बड़ कब होती है, ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर मैं 10 मिनट बच्चे के साथ बैठा हूं और बात कर रहा हूं, तो 8 मिनट पेरेंट बोलेंगे, 2 मिनट बच्चा बोलेगा। कई बार तो ये 10 मिनट का 10 मिनट ही पेरेंट बोलते हैं और बच्चा सुनता रहता है बस। सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। सो इफ यू आस्क मी व्हाट इज प्राइम पेरेंटिंग, आई विल से, कैन यू लिसन योर चाइल्ड 10 मिनट्स के लिए बात करें, लिसन हिम फॉर 9 मिनट्स एंड यू स्पीक जस्ट फॉर अ मिनट। क्योंकि उसको जब आप सुनेंगे तो ही तो आपको पता चलेगा ना कि एग्जैक्टली कहाँ इनपुट की जरूरत है ना? तो वो एक बहुत असेंशियल बात है। तो यू हैव टू शेप द माइंड ऑफ द चाइल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैं ब्रेन की बात आपसे कर रहा था कि ब्रेन के बारे में क्या करना चाहिए बच्चे के, तो जो ब्रेन है, अ, वो एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है। और जितना भी चीजें मतलब अगर ब्रेन बच्चे का फिट नहीं, फिट से मेरा तात्पर्य क्या है कि जब भी पढ़ाई करते हैं तो ब्रेन बहुत तेजी से चीजों को, मतलब रिसोर्सेस को यूज करता है। ब्रेन इज अ एनर्जी हंग्री ऑर्गन। तो जब भी हम बैठने पढ़ाई बच्चा पढ़ाई करने बैठता है, तो बहुत तेजी से, मतलब जितनी भी एनर्जी हमारे शरीर में जनरेट होती है, उसका 25% तो ब्रेन कंज्यूम करता है। तो बहुत तेजी से ब्रेन जो है पढ़ाई के समय एनर्जी को कंज्यूम करता है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब कभी कोई किताब लेके आप पढ़ने लगते हैं, और थोड़ा सा जैसे पढ़ते हैं, 2-3 पेज आपने पढ़ा, तो उसके बाद नींद आने लगती है। क्यों आती है वो नींद? कि जो भी ऑक्सीजन होती है, जो भी पानी है, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो है वो यूज हो जाती है, और आप डल फील करते हैं। जब आप डल फील करते हैं तो आपको नींद आने लगती है। तो ये आपके साथ नहीं, ये बच्चे के साथ भी यही हो रहा है। तो फिर इससे कैसे आउटकम करें, कि हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो हम हमारे जो डेली रूटीन है उसमें प्राणायाम की एक जगह होनी चाहिए। बच्चे के डेली रूटीन में भी प्राणायाम की जगह होनी चाहिए, सो दैट वी कैन हैव मोर एंड मोर ऑक्सीजन इनसाइड। तो जितना हम जैसे जितना आप जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रहा है, उसका 25% ऑक्सीजन जो है केवल ब्रेन यूज करता है।
तो ब्रेन ऑक्सीजन बहुत कंज्यूम कर रहा है, तो उसको बहुत सप्लाई की भी जरूरत है। तो बच्चों को आप बार बार बताएं गहरा सांस लेना चाहिए, रेगुलर प्राणायाम करना चाहिए। तो वो अगर आदत का पार्ट है तो देन ब्रेन कैन बी फिट। इफ ब्रेन कैन बी फिट देन बॉडी इज रोल कम। और बॉडी में क्या है कि बच्चे ज्यादा देर तक एक जगह बैठ के जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाते। हर 15 मिनट बाद इधर उधर भागना जाना करना वो शुरू हो जाता है उनका। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस पूरी परिस्थिति में बॉडी जो है उसको ट्रेन की जरूरत पड़ती है। और बॉडी की ट्रेनिंग की जरूरत तात्पर्य है कि बच्चे को हम सिखाएं, धीरे धीरे सिखाएं। पहले हम उसको 1 मिनट बिना हिले डुले बैठना सिखाएं, जिसे हम कहते हैं सिटिंग डिसिप्लिन। 1 मिनट तो एक तरह की साधना है। जैसे अगर आप गुरुकुल की बात करें, तपोवन करें, तो वहां हम क्या कहते हैं बच्चों को कि बेटा बैठना सीखो। बैठो का मतलब क्या है? रिलैक्स होके तुम एक जगह कितनी देर बैठ सकते हो। आसन बोलते हैं ना, आसन सिद्धि भी बोलते हैं इसको। तो जब आप अपने शरीर को साथ ले, आप एक साथ बैठना, एक एक जगह आराम से बैठना सीख जाते हैं, तो ये आपका माइंड भी आपके कंट्रोल में आ जाता है। डालिए, बच्चे लगातार अपनी अंगुली हिला रहे हैं, खा रहे हैं, बिना पूरा शरीर हिला रहे हैं, पूरा हिलते रहते हैं, तो माइंड भी हिलता रहता है। जैसे हम शरीर को स्टेबल करते हैं, माइंड अपने आप स्टेबल होने लगता है। तो शरीर की जो साधना है, शरीर की जो ट्रेनिंग है, वो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, आउटडोर गेम्स हैं, या जो स्ट्रेचिंग है, कीपिंग है, कई तरह की ऐसी रिगरस एक्टिविटीज। एक्चुअली मैं देखता हूँ 11th 12th क्लास के बच्चे जब आई के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, मेडिकल के लिए जाते हैं या तैयारी करते हैं कंपटीशन एग्जाम्स की, तो वो फिर 12 13 14 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं, एंड देन डोंट हैव टाइम फॉर एनी फिजिकल एक्टिविटीज, एंड विच एट ऑल गुड, इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। तो फिर वो बॉडी जो है लगातार उसको उसको वो मिलना चाहिए, उसे वो एनर्जी मिलना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज वन पार्ट कि बॉडी के लिए थोड़ा सा समय आप निकालें, बच्चों को भी थोड़ा जल्दी की आदत डालें। सुबह सुबह थोड़ा उनके साथ खेल सकते हैं, योगा प्राणायाम और ये सब आप सुबह सुबह उनके साथ कर सकते। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बच्चे सीखते कैसे हैं? तो पेरेंट और हम लोग क्या करते हैं कि उनको बार बार बताते हैं ये करो ये करो करो करो। तो एक तरीका होता है कि आपने उनको दिया और जो बात बोल दी उन्होंने वो सुन ली। और एक चीज होता है कि कोई चीज आपने देख ली, और एक चीज होती है कि कोई चीज आपने अनुभव ली। तो जो सुनते हैं वो सबसे कम याद रहता है, राइट? जो हमने देखा थोड़ा ज्यादा याद रहता है, पर जो हमने अनुभव कर लिया वो सबसे ज्यादा याद रहता है। तो ठीक यही बात है, बच्चों को आप बोलो मत कि सुबह जल्दी हो, योगा करो, प्राणायाम करो। आप दिखा सकते हो कि देखो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, सी। और अब तो लॉकडाउन का टाइम है, अब तो आप 101% जो है सुबह जल्दी उठ सकते हैं। और अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप उनको भी आमंत्रित कर सकते हैं, उनको भी प्रेरित कर सकते हैं सुबह जल्दी उठ के उनके, अगर योगा प्राणायाम और ये सब करते हुए दिखेंगे तो दे विल ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन टू इट एंड दे विल ऑल्सो एक्सपीरियंस इट। और अगर उन्होंने 15 दिन 20 दिन 25 एक्सपीरियंस किया तो देन दैट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस। तो अपार्ट फ्रॉम दिस सेटिंग एनर्जी, माइंड, ब्रेन एंड बॉडी, देयर आर सेंसेस कि बच्चे अपने सेंसेस को शार्प करें। मैं कितना क्या देखता हूँ, कैसे रीड करता हूँ, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। पर सेंस को ट्रेन करने में थोड़ा सा मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा वो टू स्टार्ट विद वो अपने सेंसेस को करना सीखें। तो वो टू स्टार्ट विद, है ना, ध्यान रखना तमाम तरह की चीजें, तो ध्यान रखना सीखें। और खास तौर से ध्यान बच्चों को अपनी स्लीप साइकिल पे, फूड साइकिल पे, कितनी बजे सोता हूँ कितनी बजे उठता हूँ, सीधा सीधा इसका पे असर पड़ता है। खाना मैं खा रहा हूँ कितनी बजे, कितना खा रहा हूँ, किस तरीके से खा रहा हूँ, सीधा इसका पढ़ाई पे असर पड़ता है। क्या खा रहा हूँ, सीधा सीधा पढ़ाई पे इसका असर पड़ता है। और मेटाबॉलिक साइकिल जैसे हम कर ही चुके हैं कि बॉडी जो खाना है उससे कितनी ऊर्जा बना पाती है, तो हम जितने एक्टिव हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी कितनी हेल्दी है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने कहा, दो और कंपोनेंट पढ़ाई का जो एरिया है वो कितना नीट एंड क्लीन है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। और साथ के साथ जो है एक और चीज है कि जहां हम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम डेली एक ही टाइम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं? अगर एक जगह डेली एक ही टाइम पे बैठ के पढ़ाई करते हैं तो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रेन जो है वो उसमें हैबिचुअल है, एक आदत बन जाती है, एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है। तो वो पैटर्न बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आप डेली सुबह 8 बजे नाश्ता करना शुरू करेंगे, आफ्टर अ टाइम, मतलब आफ्टर 1 मंथ एंड सो, 8 बजे भूख लगने लगती है। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं बच्चों को, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर एक पढ़ने का निर्धारित समय है और बच्चा डेली जो है उसी समय पढ़ने बैठता है,
लगातार 1 महीने 2 महीने उसको आदत डाल दी, तो वो बाद में एक अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो जाती है, हाँ ये पढ़ने का टाइम है और लिव एवरीथिंग असाइड एंड स्टडी। तो ये बहुत जरूरी है, एंड इवन आई एम टेलिंग यू संडे शुड बी इंक्लूडेड इन दैट, ताकि बच्चे को ऐसा लगे। नहीं तो बच्चों को लगता है संडे है तो इट्स अ मस्ती, तो आज तो मस्ती करो और पनिशमेंट डे कल से शुरू है। तो वंस यू हैव मोर टाइम यू शुड हैव मोर थिंग्स टू लर्न। तो आप एक घर में संडे की संडे कर सकते हैं, एक कलेक्टिव रीडिंग टाइम हो सकता है। संडे को सारे घर वाले 1 घंटे 2 घंटे के लिए एक साथ बैठे किसी एक किताब को डिसाइड करें, और उस एक किताब को जो है लेकर के, और वो सब एक साथ किस तरह की किताब है, क्या कंटेंट है, शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। दिस कैन हैपन एवरी संडे। सो देन oh my god, learning this reading is so important that we are devoting every Sunday into it। तो जीवन में समय हो, आप खाली हो, तो उस समय सीख, उस समय रीडिंग करना चाहिए, उस समय पढ़, एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस, आई हैव सीन माय पेरेंट्स डूइंग इट। सो वो बच्चे का जब वो अनुभव बन जाता है तो देन दैट कम्स इम्पोर्टेंट टू देम। तो इस तरह से मैंने आपसे कहा कि ये उसकी पात्रता को डिसाइड करता है कि कौन से में किस तरह की सीखने की पात्रता होगी। पहले मैंने कहा सीखने की उसकी क्षमता क्या है ना। तो क्षमता का निर्धारण होता है, क्षमता जन्म से निर्धारित होती है। तो किसी भी बच्चे को अपनी दक्षता को, एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना चाहिए? तो लर्निंग एफिशिएंसी इज लर्निंग कैपेसिटी प्लस लर्निंग एलिजिबिलिटी प्लस लर्निंग कैपेसिटी। तो लर्निंग कैपेसिटी हो गई और सॉरी एलिजिबिलिटी हो गई, अब आएगा लर्निंग की प्रोसेस। तो सीखने का हमारा जो तरीका है वो क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप कहेंगे कि सीखने के तरीके से क्या तात्पर्य है, सीखते क्या बच्चे, तो और सीखने का मतलब क्या होता है, सीखने का अर्थ क्या होता है ना। तो ज्यादातर पेरेंट्स का दिमाग में एक नोशन होता है सीखना means- आपसे ही पूछता हूँ, आप जरा अपने पूछिए सीखना किसे कहते हैं। अक्सर मैं व्हाट इज लर्निंग, तो बहुत बार हमको लगता है अरे इसके बारे में तो सोचा, व्हाट इज लर्निंग, सीखना क्या होता है। तो कोई कहता है कि जैसे किसी चीज को याद कर लेना, किसी चीज को मान लेना, किसी चीज को समझ लेना, किसी चीज को अनुभव कर लेना, इजंट इट? ऑल आंसर जो भी आपके मन में होगा ठीक ही आपने सोचा होगा। पर लर्निंग को हम देखते हैं तो क्या है, लर्निंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस, और इस पूरी प्रोसेस में देयर आर सर्टेन स्टेप्स। तो लर्निंग मीन्स व्हाट, अगर आप पूछें व्हाट इज लर्निंग, तो मैं कहूंगा कि एक सतत संज्ञान प्रक्रिया, एक कॉग्निटिव प्रोसेस। क्या क्या है इसमें? पहला जो प्रोसेस का जो स्टेप है उसको हम कहते हैं नोइंग, किसी चीज को जानना। सेकंड स्टेप इज किसी चीज को, थर्ड स्टेप इज जो हमने जाना और समझा उसे इंप्लीमेंट कर पाना। चौथा, जो समझा और इंप्लीमेंट किया उसका में उतर पाना। तो हमने उसे इंप्लीमेंट करके देखा, फिर उसको अपने जीवन में उसे उतारना, अपने जीवन में उसे ढालना। और अगर हमने अपने जीवन में उसे ढाला, उसको ढालने से हमको लाभ हुआ, इस चीज को दूसरे लोग ले जाना, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना, या उसकी वजह से क्या हम दूसरे लोगों के जीवन में कुछ गुणात्मक परिवर्तन करते हैं। तो सपोज किसी व्यक्ति ने, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको समझाता हूँ कि हमने कहा कि मुझे, लेट्स से कोई आदमी चाहता है कि वो सुबह जल्दी उठ के वॉक पे जाए। अब वॉक पे जाने से ये किसी को पता है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि सुबह सुबह जल्दी उठ के वॉक करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पर क्या जानने मात्र हो जाएगा? क्या जानने मात्र से कोई व्यक्ति रह सकता है? एंड आपका आंसर होगा कि नहीं रहता है, राइट। तो अगर मैं जानता हूं लेकिन मैं करता नहीं तो इट इज ऑफ नो यूज। लेकिन सेकंड है मैं समझता हूं, और समझने में क्या है कि किसी ने मॉर्निंग वॉक पर करीब 1,000 किताबें पढ़ ली और उसने पीएचडी भी, क्या आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा? स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए इसे सच में पे जाना होगा, तो उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जानता हूं, जो मैं समझ गया हूं उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। तो बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो जो भी सीख रहे हैं, जो साइंस सीख रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, ज्योग्राफी सीख रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं उसे जिंदगी से जोड़ के देखें। लर्निंग लाइफ आर नॉट टू डिफरेंट, लाइफ इज लर्निंग एंड लर्निंग इज लाइफ। ठीक है ना? सीख रहे हैं वो ही तय करता है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता, मतलब जीवन की दशा और दिशा क्या होगी। जीवन जो है वो लर्निंग को तय करता है, लर्निंग हमारे जीवन को करती है। दीज बोथ आर फॉर मी सिनोनिम वर्ड्स। लर्निंग जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जानते हैं, समझते हैं, फिर उसका हम इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ। और उसके बाद तो खुद अगर मॉर्निंग वॉक आप डेली डेली जा रहे हैं तो क्या होगा कि देन योर हेल्थ विल बी ओके। बट आप ही को उससे लाभ हो रहा है, ये फिर मैं कहता हूं, तो मुझे क्या लगता है नाउ
स्प्रेड वर्ड्स, मतलब अब आपको दूसरा बताना चाहिए, देखो ऐसा किया, इससे ये फायदा हुआ, मैं चाहता हूँ ऐसे करके देखो आप भी। तो आपकी कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस और क्रिएट इम्पैक्ट ऑन अदर्स लाइफ, तो आपके सीखने से करने से लोगों के जीवन में क्या गुणात्मक परिवर्तन आता है उस पर डिपेंड करता है। तो बच्चे को हमें ये समझिए, जो भी वो चीज को पकड़ रहे हैं कि बेटा अच्छी बात है, आप ये जानते हो, आप ये समझते हो, क्या आप इसे जीवन में उपयोग करते हो, चलो उसका जीवन में उपयोग करते हैं, और जीवन में उपयोग कर चलो आओ किसी और को सिखाते हैं। तो बड़े बच्चे अपने घर के भाई को सिखा सकते हैं, बहन को सिखा सकते हैं, पड़ोस में सिखा सकते हैं। हमने अपने स्कूल में किया, हमने बच्चों चलो हम करते थे, दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जो बड़े हैं वो छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो जो हमें आता है हमें वो दूसरों के साथ बांटना, उसे हमें उनको शेयर करने की हमारे पास एक हमारे पास होना चाहिए। तो दैट इज द थिंग। तो मैंने आपसे क्या कहा, इस पूरी प्रोसेस में, लर्निंग के इस पूरे प्रोसेस में कैसे जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अगर एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हमें अपनी कैपेसिटी समझना होगा, हमें एलिजिबिलिटी पात्र करना पड़ेगा। पात्रता को ठीक करने में मैंने आपसे क्या कहा, पात्रता को ठीक, तो हमको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, माइंड को हमें सेट करना है, ब्रेन को सेट करना है, बॉडी करना है, सेंसेस को हमें डेवलप करने की, हमें अपने टाइम को, प्लेस को, अपनी फूड साइकिल, स्लीप साइकिल, मेटाबॉलिक साइकिल, अगर सब चीजें अगर हम ध्यान दे दें बच्चे की, तो वो करेगा। और जो लर्निंग की प्रोसेस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उसकी एक प्रक्रिया है, की प्रक्रिया है, उस सीखने के भी मैंने कुछ स्टेजेस आपके साथ शेयर किए कि समझता हूँ, मैं उसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, और मैं किसी और को सिखा भी सकता हूँ, किसी और को मैं बता भी सकता हूँ। तो ठीक है, अगर मैं किसी और को भी सिखा सकता हूँ, मुझे वो अच्छे से सीख लिया है मैंने। अब जब भी पढ़ाई बच्चे करते हैं तो वो उसे कैसे कर रहे हैं, पढ़ाई करने का उनके तौर तरीके क्या है, पढ़ाई करने के उनके सिस्टम क्या है, उनके ऊपर भी जो है वो हमको समझना चाहिए कि किस तरह से बच्चा पढ़ रहा है, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस। ये तो मैंने कहा कि व्हाट इज लर्निंग, तो मैंने थोड़ा डिफाइन किया। लर्निंग की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, लर्निंग क्या होनी चाहिए, एक वो होना चाहिए, उसके ऊपर भी हमको जरूरी होता है जानना और समझना। मैं एक छोटी सी चीज के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मान लीजिए नो कि आप में से कितने लोग जो हैं वो करते हैं, पर मान लीजिए कि आपको स्विमिंग नहीं आती और अचानक से कोई आपसे पानी धक्का दे दे, क्या हो, डर लगेगा, घबराहट हो, स्ट्रेस होगा। आप जितनी देर पानी में रहेंगे उतनी देर स्ट्रेस। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से स्विमिंग आती है और फिर कोई पानी में धक्का दे दे, के लिए एक आनंदमय प्रक्रिया हो जाएगी। भीग गए, भले इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, इट हैपेंड सडनली, बट ओ ओ ठीक, इट विल बी ओ वाओ, ठीक है ना। बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाई करो, पर क्या ये सिखाते हैं पढ़ाई कैसे करो। हम बच्चों को कहते हैं याद करो किसी चीज को, क्या हम उनको सिखा से याद करो। हम कहते हो जाओ ओके बैठो रीड करो। तो रीड करने में भी देयर आर डिफरेंट थिंग्स। नंबर एक कि वो बच्चे को अक्षर ज्ञान हमने करा दिया और वो अक्षर को समझ पा रहा है, रीड कर पा रहा है, लेकिन इतना ही रीडिंग होता है। हमको उस बच्चे की रीडिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाना होता है। रीडिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाने से क्या मतलब है कि किसी बच्चे ने अभी वो रीडिंग कर से रीडिंग बच्चा पढ़ता है मॉडर्न, हाँ, तो एच ई एम ओ डी ई आर, मॉडर्न स्कूल, द स्कूल। तो पहले क्या करेगा, लेटर टू लेटर रीड करेगा, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कहेगा द मॉडर्न स्कूल, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो शायद एक साथ ही बोला द मॉडर्न स्कूल। तो हम जब छोटे होते हैं तो हमारा आंख का स्पैन होता है रीड करने का, वो कैसे जाता है, लेटर टू लेटर जाता है। जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं, लेटर से शब्द जाता है, लेकिन शब्द से शब्द स्पैन के बाद हम रीडिंग नहीं सीखते। आपको शायद पता होगा या नहीं, आई डोंट नो, इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। हमने यहाँ बच्चों पे करके देखा, शाना तपोवन, बच्चे 100-150 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से एक औसत बच्चा पढ़ता है। लेकिन अगर हम उसकी ट्रेनिंग और करें और सिस्टमैटिक तरीके से बच्चे कि हाउ टू रीड कैसे करना है, मैं एक ही बात बता रहा हूँ। सो व्हाट
what is speed reading, what is scan reading, what is scheme reading, है ना, स्टडी रीडिंग। तो रीडिंग के भी अलग अलग तरह के प्रकार। व्हाट इज क्वांटम रीडिंग। तो जब हम बच्चों को क्वांटम रीडिंग की ट्रेनिंग देते हैं तो द सरप्राइजिंग फैक्ट, बच्चा एक किताब को, अभी अभी तपोवन में हमारे साथ था 7th क्लास का, तो मैंने उससे पूछा क्या चल रहा है बेटा, कि सर ज्योग्राफी चल रही है। अभी अभी तो आपको पता है शुरू हुए ही हैं, हमने अप्रैल में। उस बच्चे ने 7 दिन में ज्योग्राफी की अपनी पूरी किताब पढ़ लिया, एंड नाउ यू कैन आस्क हिम एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। वो क्वांटम रीडिंग उसे आती है। तो क्वांटम प्रोसेस एक एक पद्धति है सीखने की, और उस खास पद्धति में फायदा क्या है, एग्जैक्टली वो मेथड, ब्रेन कैसे सूचनाओं को एब्जॉर्ब, कैसे वो दिमाग में रखेगा, कैसे क्या जाएगा, तो वो पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम सिस्टम कहते हैं। आप में से कुछ एक पेरेंट्स होगा, सर बार बार बोल रहे हैं ये सिस्टम वो सिस्टम, अभी लाइव फेसबुक में तो उसका पूरा एलिब्रेट करके रहे, पर मैं थोड़ा सा फिर आपको याद दिला देता हूँ। मैं इस सेशन के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें क्या करने की जरूरत है, उसे कैसे करना है। मैं पहला स्टेप तो मैं कर सकता हूँ कि शाना का हमारा, वापस मैं आपको याद दिलाता हूँ, प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है SHANA, शाना के नाम से। आप सारे पेरेंट्स उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे टूल्स हैं। मैं एक ही बार में 100 शब्दों को कैसे, मान लीजिए कि अभी छुट्टियां और आप चाहते हैं, आप में से किनको दुनिया के सारे 200 देशों के, मतलब 200 कंट्रीज के नाम याद है? नहीं, मुश्किल है। आप ऐप खोलिए, बच्चों को बैठ के आप सिखा सकते हैं। घंटे में अगर आपके सारे लोग एक साथ बैठे हैं तो सब लोगों को के नाम याद हो जाएंगे, पीरियोडिक टेबल याद हो सकती है, मेमोरी कैसे काम करती है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे इसके लेक्चर्स बनाए, ऑडियो लेक्चर्स बनाए, एंड दोज आर अवेलेबल ऑन दिस ऐप। और 7S हमने ऐप पे रखा है, तो आप इसे डाउनलोड करके, इट टेक्स एंड इट टेक्स अ लिटिल डिसिप्लिन। तो आप चाहें तो बच्चों के साथ इसको, अभी तो जब लॉकडाउन है तब तक तो आप डेली 2 घंटा घर में इसकी ऐप को लेकर के, आधा घंटा के डेली प्रैक्टिस का एक माहौल बन सकता है आपके, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, लेट्स प्रैक्टिस दिस थिंग, राइट। और दूसरी बात ये है, हम लोग भी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, आपके स्कूल की तरफ से भी कुछ इस तरह के सेशंस आपके लिए प्लान किए जा सकते हैं। हाँ, तो देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबल। ये ऐप जो अभी हमने डाला है, ये तो इट इज राइट नाउ वी आर नॉट चार्जिंग एनी फीस फॉर दिस, कोई हम नहीं कर रहे। तो आप यू कैन क्विकली डाउन, यू कैन स्टार्ट लर्निंग नाउ, मतलब उसको तुरंत किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। जितना हम इस प्रोसेस के साथ मास्टरी होती जाएगी कि इस करते, याद कैसे करते हैं, सीखते कैसे हैं, और ये सब कुछ साइंटिफिक है, सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक। नोट्स बनाना है तो नोट्स कैसे बनाना चाहिए, बच्चा मटोल की आदत है, टाल मटोल की आदत से कैसे बाहर आना चाहिए, थिंग इज सिंपल एंड सिस्टमैटिक, और वो बहुत ही तरीके से काम करती है। हाँ, एक है जो मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चों को एक आदत पड़ गई है, किसी इस चीज की आदत पड़ गई है, या किसी की आदत पड़ गई है, और बच्चे भी कई बार अपनी बुरी आदत से बाहर आना चाहते हैं पर वो आ नहीं पाते। तो पेरेंट का एक सवाल होता है कि हम उसके लिए क्या, हाउ वी कैन कम आउट पर्टिकुलर हैबिट। तो इसमें थोड़ा मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो अभी अभी मैंने कहा था ना कि कुछ एक बेसिक चीजें, जैसे हमारे हमेशा से गुरुकुल में या समाज में गुरुजन हमेशा ही हमें कि एक अनुशासित जीवन हमें जीना चाहिए। और उस अनुशासित जीवन का क्या लाभ होता है, मैं थोड़ा सा साइंस की तरफ, इसके विज्ञान की तरफ आपको थोड़ा सा ले। दिमाग के अलग अलग पार्ट्स हैं। तो दिमाग का ब्रेन, जो सबसे पहले नीचे का जो पार्ट है दिमाग का, फिर उसके बाद मिड ब्रेन, और उसके बाद फोर ब्रेन, तीन अलग अलग लेवल्स में हम ब्रेन को जो है वो देख सकते, 3 डिफरेंट पार्ट्स, राइट। तो जब भी मैंने अभी आपसे कहा था कि जो फंक्शन है ब्रेन की, उस फंक्शनिंग में जब हम काम करते हैं, बच्चे भी सोचते हैं कि यार मुझे सुबह जल्दी उठना है, ये नया करना है, ये चीज पढ़ाई करनी है, ये मेरा टारगेट है, ये करना है, और पेरेंट भी चाहते हैं वो करें। लेकिन कहाँ आ जाती है, बच्चे टारगेट्स बनाते हैं, टाइम करते हैं, 2 दिन उसका पालन करते हैं, फिर वो होता नहीं। रीजन उसका क्या है कि जो जो दिमाग को ताकत चाहिए उसको अचीव करने के लिए, वो मिलती नहीं। तो कैसे नहीं मिलती, कि जो सबसे दिमाग का हिस्सा है जिसको मैं भी कह रहा था आपसे, हाइंड ब्रेन, वो लाइफ प्रोसेसेस को रन करता है। प्रोसेसेस का मतलब है कि ब्रीदिंग को देख रहा है, हार्ट को देख रहा है, जो पूरा ऑटोमेशन है ब्रेन का, उसको वो संभालता है।
तो उसको चलाने के लिए उसे कितना चाहिए होता है? करीब करीब 20% एनर्जी से काम चल जाता है। लेकिन जब हमारी लाइफ बहुत ज्यादा मिसमैनेज होती है, हमारा सोने का टाइम तय नहीं है, हम 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, सुबह उठने का टाइम नहीं है, हम कभी 6 बजे उठ रहे हैं, कभी 7 बजे उठ रहे हैं, कभी 9 बजे उठ रहे हैं, जब ये पूरा गड़बड़ है, तो जो brain है वो 20% की जगह करीब करीब 40% जो एनर्जी है उसको खा जाता है। दूसरा जो ब्रेन है मिड ब्रेन, वो मिड ब्रेन जो डेटा के साथ डील करता है, वो सारे के सारे सेंसरी इनपुट डील करता है। तो जब हम सेंसरी इनपुट की स्पीड बढ़ते हैं, हम दिन में एक मूवी देख रहे हैं, 2 मूवी देख रहे हैं, काट रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, और इधर उधर बहुत सारा, तो सेंसरी इनपुट बहुत बढ़ जाता है। बहुत बढ़ जाता है तो क्या करता है, बहुत तेजी से जो है डेटा को बढ़ जाता है, तो एनर्जी को सक करता है। पता चला कि 40% एनर्जी जो है मिड ब्रेन, तो फोर ब्रेन असल में निर्णय ताकत रखता है, जो कि लॉजिकल ब्रेन है, जो रैशनल ब्रेन है, जो भविष्य देखता है, जो प्लानिंग करता है, जो सही में डिसीजन का काम करता है, जो हमारी एक अंडरस्टैंड बिल्ड करता है, जो हमारी विजडम बिल्ड करता है, उसके पास बहुत थोड़ी सी ऊर्जा बचती है काम करने के लिए। ये जो हमारा ब्रेन वो नए नए आदतों को विकसित करने के काम करता है, पर उसके पास एनर्जी बिना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बच्चों को जो तोहफा दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं कि आपको एक दिन जीना सिखा दीजिए, एक दिन। तो वो उनका जो एक सिस्टम है, सोना कब, उठना कब, तो उनकी स्लीप साइकिल, उनका फूड साइकिल, बच्चों का जो है एक एक, एक पैटर्न। तो जैसे ही ये एक पैटर्न होना शुरू हो जाता है, जैसे वो एक धीरे 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 वो पैटर्न उनके जीवन में प्रवेश करने लगे, वैसे वैसे क्या होता है कि काम है, टाइम पे बच्चा खा रहा है, टाइम पे बच्चा सो रहा है, टाइम पे बच्चा अपना पढ़ाई कर रहा है, सारा सिस्टम होने लगता है, और देन दे हैव एम्पल ऑफ मोर, जिससे वो चिंतन मनन मंथन विचार, और वो अपनी जो जिसको कहते हैं कि अपनी जागृत कर सकते हैं, अपने अपने इंटेलिजेंस को, अपने भीतर की उस शक्ति को जो है बच्चे वो जागृत कर सकते हैं। दैट इज पॉसिबल ओनली एक बार जो बेसिक जो सेल्फ मैनेजमेंट की चीज वो उसमें आ जाए। तो कुछ एक क्वेश्चंस अभी मेरे सामने यहाँ आ रहे हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन आया है कि आरती जी हैं उनके, हाउ एनहांस द कंसंट्रेशन पावर। आरती जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कंसंट्रेशन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। तो पावर प्लग, तो कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाने के लिए मैं आपसे हम जो मैंने अभी कहा था कि सेट योर माइंड, कि हमें क्या करना, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इसकी बच्चे को क्लैरिटी हो। अगर बच्चे के साथ जैसे रात को सोने से पहले अगले दिन को डिस्कस, अगले दिन उसके साथ बात करिए कि तुम क्या कर रहे हो कल सुबह उठने के बाद पूरे दिन तक। तो अभी बैठ के बच्चे को दीजिए उसका कल का पूरा दिन, जितना बच्चा अपने आपको ही पहले से देगा, अगले दिन उसकी डिस्ट्रक्शन की जो संभावना है वो लेस हो जाएगी। आप पहले से उसको एक स्टेप आप और आगे जा सकती हैं, यू कैन आस्क हर टू डू इट, कि वो जो है वो एक कॉपी ले और कॉपी में बना ले उसे, और कॉपी में करके और फिर वो उस हिसाब से एक दिन का सोने से पहले अगले दिन के लिए प्लान कर ले। अगर बच्चे डेली डेली इसे करते हैं तो ये माइंड के लेवल पे कंसंट्रेशन है। अगर ब्रेन पे कंसंट्रेशन को देखें तो देन यू नीड मोर एंड मोर एनर्जी। तो अगर आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइज जंपिंग एरोबिक्स अगर ये होगा, तो उस सूरत होगा कि ब्रेन थकेगा नहीं, और ब्रेन जब थक और उसके पास ऊर्जा नहीं होती तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है, दूसरी दूसरी चीजों की तरफ जाता है। तो तीसरा जो करता बिल्डिंग का है, जो बॉडी के लेवल पे आ जाएगा, बॉडी को डिसिप्लिन करना। अगर बच्चा डेली डेली अपने शरीर पे उसका कंट्रोल है, तो वो अपनी एकाग्रता को बढ़ा। शरीर पे कंट्रोल लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए, योगासन करना चाहिए। और आपकी गुरुकुल की पद्धति में 4 चीजों के लिए बोलते थे, कहते थे हर बच्चे को सुबह सुबह जो है वो योगासन करना चाहिए। तो जब आप योगासन करते हैं तो योर फिट, प्राणायाम करना चाहिए। जब आप प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है कि योर ब्रेन इज फिट। उसके बाद ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान का तो क्या होता है कि ध्यान के प्रोसेस में आपका जो माइंड बहुत सेटल डाउन कर जाता है, तो दैट इज। और उसके बाद में जो चौथी और इम्पोर्टेंट चीज है कि जिसको जिसको बोलते थे कि आप जीवन को कैसे जी रहे, या प्रार्थना करते थे या प्रेयर करते थे। तो वो जो प्रार्थना
का जो तात्पर्य था, पूजा का जो था, वो सीधा सीधा इसी बात से था, हम हमारी ऊर्जा है उसको कैसे एनहांस करें। तो अगर बच्चे भी थोड़ा सा भगवान के प्रति, प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति अपने दिमाग में रखते हैं, तो उसका पॉजिटिव असर जो है वो उसके ऊपर पड़ता है। दैट इज वन ऑफ द थिंग कि हम एकाग्रता को बढ़ा, मेरे व्यू से ये कुछ एक जो चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की वो की जा सकती हैं। थिंग्स, एकाग्रता का संबंध हम खा रहे हैं उसके साथ इसका संबंध है, हम किस तरह का है और कितनी बजे कर रहे हैं, और पड़ता है हमारी इस एकाग्रता का जो कनेक्शन है वो हमारी स्लीप साइकिल के साथ है, कब सो रहे हैं, किस दिशा में अपना सर रख के सो रहे हैं। तो देर आर नंबर ऑफ थिंग इसके ऊपर अपना प्रभाव डालती है। और दूसरा एक और प्रोसेस है, अभी डिस्कस किया था कि अगर हमारा पढ़ाई करने का प्रोसेस साइंटिफिक नहीं है, देयर कुड डिफरेंट वेज, एक्टिव स्टडीज एंड पैसिव स्टडीज। तो पैसिव स्टडीज में क्या होता है, बच्चा अपनी किताब को लेके बैठ जाता है, ठीक है, आंखों से सिग्नल उसके दिमाग में जा रहा है, हो रहा है और वो पढ़ रहा है, दैट इज पैसिव। एक्टिव क्या, पढ़ते पढ़ते चीजों को बोल रहा है, थोड़ा नोट्स भी बना भी रहा है, सवाल भी अपने आप सवालों के, चाइल्ड इज इन्वॉल्व कंप्लीटली उस जो मतलब पूरी, तब हमारा ये एजुकेशन है वो ज्यादा बिल्ड हो सकती है। और कुछ एक सवाल है पेरेंट्स, तो आई वुड लाइक टू टेक देम। तो और कोई सवाल आपके जहन हो तो प्लीज यू कैन शेयर, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड आवर सेशन राइट नाउ। हाँ जी, तो ठीक है, इस सेशन को जब मैं समअप कैन कंटिन्यू आवर डिस्कशंस लेटर ऑन, यू कैन सेंड मेरा ईमेल, अगर आप कमलेश चंद्रन फॉर के सी, सो kc@shanainternational.com, इट इज माय ईमेल आईडी। लेटर ऑन आपके दिमाग में जहन है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, है ना। सो एक एक खास बस मैं आपको चलते चलते और बता देना सर, कि जब हम बच्चों के साथ डील कर रहे हैं तो हर बच्चे को पेरेंट जो है आते हैं, जैसे हम कहते हैं सेल्फ, हर बच्चे को अपनी एक कीमत बच्चा होता है। अब मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने आदमी को अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहिए, तो हमारी खुद की नजरों में भी हमारी एक कीमत होती है वैसे, और वो कीमत जो पेरेंट उस कीमत का एहसास बच्चों को कराते हैं, तुम्हारी क्या वर्थ है, तुम्हारी क्या कीमत है। तो के संदर्भ में अक्सर एक छोटी सी बात है जो शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं ना, आपके पास एक मिट्टी का बैग है 1 किलो का, और आपके पास का 1 किलो है। अगर दोनों को आप वैल्यू, मिट्टी महंगा है कि लोहा महंगा है? लोहा महंगा है, राइट। अब आपके पास एक तरफ 1 किलो लोहा है, दूसरी तरफ जो है वो 1 किलो सोना है। ज्यादा महंगा क्या? सोना, राइट। ओके, अब आपके पास 1 किलो सोना है और आपके पास कुछ डायमंड्स है। ओके, डायमंड्स ज्यादा कीमती हैं, और लेट्स इमेजिन कि में भी आपके पास एक तरफ डायमंड्स है और दूसरी तरफ आपके पास कोहिनूर है। तो आप बताइए कि कोहिनूर की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट। और मेरा सवाल आपसे कि ये कीमत किस चीज पर डिपेंड करती है, वैल्यू जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है। अगर दुनिया में आ, हर जगह सोना अवेलेबल है, सोने के पहाड़ हैं पूरे दुनिया में, लेकिन लोहा कहीं नहीं मिलता, इट्स वेरी वेरी रेयर, तो आप समझ गए होंगे कि लोहा विल बिकम प्रीशियस। तो कौन सी चीज कितनी कम मात्रा में है? आज कोहिनूर इतना प्रीशियस क्यों है? क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही कोहिनूर है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना हूं कि जो चीजें रेयर ऑफ द रेयर हैं, जो दुनिया में एक ही हैं, उनकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती, वो बहुमूल्य है, या वो अनमोल है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस पूरी दुनिया में आपका जो बच्चा है, ठीक उसके जैसे और बच्चे हैं, एग्जैक्ट आपके बच्चे के जैसे, एग्जैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, वही शरीर, वही सब कुछ। नहीं है ना? योर चाइल्ड
इज वन इन द यूनिक। 800 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं और इन 800 करोड़ लोगों में आपके बच्चे जैसा कोई दूसरा नहीं। तो आपका बच्चा एक अनमोल रिसोर्स है। ये अनमोल रिसोर्स, एक इंसान कहते हैं पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। तो आपका बच्चा नहीं किस मानवता का एक इतिहास बदल दे जानता है। कौन जानता है कि आपके घर में टैगोर पल रहा है या विवेकानंद पल रहा है? कौन जानता है कि आपके घर में आइंस्टाइन से कोई बड़ा साइंटिस्ट पल रहा है? तो हम नहीं जानते। प्रार्थना करता हूं कि जब देखें तो जरा एक नजर रखें। हो सकता है कि वो अब्दुल कलाम हो सकता है कि वो कोई महान व्यक्ति हो, जितने महान लोगों को हम जानते हैं। हो सकता है कि कोई नया बुद्ध आपके घर में हो, हमें उसका एहसास नहीं होगा। हम तो उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पृथ्वी का भविष्य हो सकता है कि आपके बच्चे के हाथों में। यू शुड ट्रीट हिम वेरी 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 सेंसिटिव। तो बहुत प्यार से और सही, केवल प्यार से नहीं, ध्यान से भी। जहां डांटने की जरूरत हो तो वो भी बहुत कॉन्शियसली। तो बच्चों के साथ हम जितना ज्यादा सचेत होकर, कॉन्शियस होकर, कंसाइज के साथ अपन उनके साथ काम करें, तो मुझे लगता है कि हम जरूर उनको एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे। हम उनके लिए बहुत अच्छा और सुंदर कर पाएंगे। तो आप सब लोगों ने इतनी देर मेरे साथ इस लाइव सेशन में आप रहे, आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और स्पेशल तौर से मैं द मॉडर्न स्कूल को जो है थैंक्स कहना चाहता हूँ, और द मॉडर्न स्कूल के पूरे टीम को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। मुकेश जी को मैं अपने स्पेशल रिगार्ड्स देना चाहूंगा, जिनकी वजह से ये सत्र जो है। और यस, डॉक्टर संदीप साहब, जिनकी वजह से ये सत्र जो है वो संपन्न। मेरे को तो वही ऑनलाइन लेके आए, एंड 2 दिन पहले ही उन्होंने सारा कुछ लाइन अप किया। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, और सारे पेरेंट्स का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना। और बहुत सारे सवाल यहाँ स्क्रीन पे तेजी से फ्लैश हो रहे हैं। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बट यू कैन ऑलवेज पुट मी क्वेश्चन। जैसे कहा था कि KC, K stands for Kamlesh, C stands for Chandra, KC@shananational.com आप email कर सकते हैं, and I try to answer all your questions. Once again, thank you very much. इतनी देर आपने मेरी बात को बहुत प्रेम से ध्यान से सुना। Thank you very very much. Thank you.